Hello my dear student, this is Firdaus Khanam and we were studying about the matter and the separation techniques of its. And now आज हम जो है अपना लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर 2 इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारा काफ़ी कुछ कंटेंट कवर कर लिया है, जैसे कि मैटर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या है और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो मिक्सचर से किस तरह डिफरेंट होते हैं। एंड जो हम सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे थे वो ओनली एंड ओनली हम जो हमारे मिक्सचर्स हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, बिकॉज वो इम्प्योर होते हैं। तो उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ अपना कवर किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट जो सेपरेशन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी वो किसके लिए थी, सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेशन हम कैसे करेंगे, उसके कुछ मेथड्स हमने वहाँ पे सीखे थे, जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, सीविंग, विनोइंग एंड हमारा सब्लिमेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, देन उसके बाद हम थे हमारी सेकंड पार्ट में, जिसमें हमने देखा था कि जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड के साथ टू टाइप्स के मिक्सचर्स बनाते हैं। एक हमारा होता है ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉलिड कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, उसको हमने बोला था होमोजेनस टाइप का मिक्सचर। एंड सेकंड जो था हमारे पास था कि जब सॉलिड को हमने मिक्स किया लिक्विड में तो वो पूरी तरह से प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, कुछ सब्सटेंसेस वहाँ पर हमें दिखेंगे विजिबली कि वो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो गए एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई की थी, लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, राइट। तो इसके बाद एंड हमने किस केमिकल के वह यूज़ किया था सेडिमेंटेशन को फास्ट बनाने के लिए, जिसको हमने कहा था लोडिंग। तो यहाँ तक का सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पर इवेपोरेशन, दैट मीन्स हमारा ऐसे सॉलिड जो कि पूरी तरह से कम्प्लीटली डिजोल्व हो गए हैं उनके सेपरेशन से रिलेटेड है। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, सैंटिफिकेशन और अबाउट द एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये सब टर्म्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन जो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम किसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर लिया था बाय द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड लोडिंग। अब हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जो लिक्विड में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं और होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट करने वाले हैं यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। तो व्हाट इज द इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी लिक्विड कैन चेंज इनटू वेपर एट द बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे जो टर्म्स हमने यूज़ किया है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे जो इवेपोरेशन हो रहा है उसमें लिक्विड को, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम वाटर को ही लेकर अगर हम चलें तो वाटर को बॉईल होने की नेसेसरी बिल्कुल नहीं है। बॉईल होने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वाटर बॉईल नहीं हो रहा है फिर भी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज इसका यहाँ पर वेपोराइजेशन बॉइलिंग के थ्रू नहीं होकर के ओनली इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है। और इवेपोरेशन में होता क्या है बच्चों, ओनली सरफेस का जो वाटर है वो वेपर बन करके उड़ जाता है, बल्क या बॉटम का जो वाटर है वो उसको कोई भी इफेक्ट वहाँ पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए इवेपोरेशन जो होता है हमारा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे अकर हो जाता है सक्सेसफुली। ठीक, तो हमने कभी देखा है क्या वाटर जो है हमारे रिवर का ऐसे बॉईल करता हुआ उड़ रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करना एनवायरनमेंट के अंदर इम्पॉसिबल। ऐसा हुआ तो हम सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, है ना, हमारा तंदूर बन जाएगा। तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि जो रिवर से सीज है उसका जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे और उसके बाद बॉईल हुआ, ये इवेपोरेशन के थ्रू होगा। दैट मीन्स ओनली सरफेस का जो वाटर है वो ऐसे इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट बचेगा। ठीक, तो अब ऐसा तो होता नहीं ना कि जब हम जाते हैं तो हमने सीज को देखा है, अगर हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा सी इवेपोरेट हो जाता है और पीछे सॉल्ट मिल जाता है, नहीं, सॉल्ट को गेन करने की भी एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन कराने के लिए इसको भी हम सॉल्ट के जो सी का जो वाटर होता है उसको हम कहीं और छोटे छोटे पॉन्ड्स बना करके वहाँ कलेक्ट करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द सी वाटर उसको छोड़ दिया जाता है। देन कुछ दिनों के बाद जब सनलाइट की प्रेजेंस में ये इवेपोरेट हो जाते हैं और वो जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत कम अमाउंट में वहाँ पर वाटर को फिल किया, ठीक है,
और क्योंकि हमको जानते हैं कि इवेपोरेशन के अंदर बल्क का पानी को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सी का पूरा पानी फिनिश नहीं होता है, ओनली सरफेस का होता है। लेकिन हमने जो पॉन्ड्स बनाए हैं वो बहुत काफ़ी छोटे हैं, उनकी डीपनेस काफ़ी कम है, इसलिए पूरा का पूरा वाटर जो है वहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगा। और जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमको वहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों? सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो वो प्रोसेस कहाँ से, जब हम सी से सॉल्ट को गेन करते हैं, नेचुरली जो सी है उससे हम नेचुरली प्रोसेस के थ्रू जब सॉल्ट को गेन करते हैं तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन होता है। वही प्रोसेस हम अपने घर पे भी अप्लाई करके हमारे वाटर के अंदर मिक्स जो सॉल्ट है उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? हम कोई एक कंटेनर लें, ठीक है, उसमें हमने सॉल्टी वाटर को मिक्स कर दिया। सॉल्टी वाटर को मिक्स करने के बाद क्या होगा बच्चों? जो वाटर है हमारा वो तेज़ी से इवेपोरेट हो जाएगा। आफ्टर इवेपोरेशन हम देखेंगे कंटेनर के अंदर बस कौन रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों? होमोजेनियस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट कर दिया। ऐसा मिक्सचर जिसको देख करके हम बता भी नहीं सकते थे कि कहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है और कहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, आफ्टर इवेपोरेशन यहाँ पर हम कंडक्ट करवाते हैं कंडेंसेशन। व्हाट इज अ कंडेंसेशन? इवेपोरेशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होता है वो कंडेंसेशन होता है। और वो क्या होता है? वाटर वेपर का कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट पे आने पर फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो इट इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। एंड कंडेंसेशन हम देखें तो हमारी डेली लाइफ में भी यहाँ पर होता ही रहता है। फॉर एग्जांपल आप विंटर सीजन के अंदर देखते हैं हमारी जो जितनी भी जब सुबह मॉर्निंग होती है तो हम देखते हैं अपने आसपास जो भी छत पर या बाहर पार्क में जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? ये वाटर वेपर ही थी जो टेम्परेचर के लो होने के बाद कंडेंस हो गई है, जो हमको वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहाँ पर दिखाई दे रही है। इस एक्सपेरिमेंट को हम अपने रूम के अंदर भी करा के देख सकते हैं। आपने चिल्ड वाटर गिलास जो फ्रीजर से निकाला पानी और उसको आपने कहीं टेबल पे रख दिया, आप देखेंगे कि उसके आउटर जो सरफेस है वहाँ पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आप आ जाती है। तो ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? वो ग्लास के पानी से नहीं आई है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो वाटर वेपर जब उस ग्लास से कांटेक्ट में आई तो क्या हुआ? वो कंडेंस हो गई और उसने कंडेंसेशन प्रोसेस शो किया और वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो गई। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब इसको हम अप्लाई क्यों करेंगे? जब हमने सॉल्ट से वाटर को सेपरेट किया तो हमको वाटर को वेस्ट नहीं जाने देना है। हमें क्या करना है? उस वाटर को हमने वेपर को उस वाटर की वेपर को कहीं कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम उसको कूल डाउन करेंगे तो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ये प्रोसेस होता है हमारा कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन किसके बात करेंगे हम? इवेपोरेशन के जस्ट बात करेंगे। और कंडेंसेशन हमको ये भी प्रूफ करता है कि हमारे आसपास जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट रहती है और जैसे ही वो कोल्ड सरफेस से टकराएंगी, उसके कांटेक्ट में आएंगी, तो वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो मेथड थे हमारे जो किससे रिलेटेड थे बच्चों? जो हमारे सॉल्युबल सॉलिड थे उनको लिक्विड से कैसे सेपरेट करें हम, उससे रिलेटेड थे। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट जो है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है बच्चों, इसको हम किस लिए करते हैं? ऐसे लिक्विड्स के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे जो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्सड हो गए हैं। दैट मीन्स या हम मिक्सिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, ऐसे लिक्विड जो आपस में पूरी तरह कम्प्लीटली मिक्सड हैं, ठीक है, जिनको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे। तो डिस्टिलेशन में हम फॉलो करेंगे दो टाइप के प्रोसेस, फर्स्ट इज इवेपोरेशन एंड आफ्टर एंड कंडेंसेशन। लेकिन डिस्टिलेशन जो होता है बच्चों ओपनली कहीं पर भी नहीं करवाते हैं हम, ये जो लेबोरेटरीज के अंदर ही इसको हम कंप्लीट करवाएंगे और इसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, अब इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ होता है। ये है हमारा थर्मोमीटर और थर्मोमीटर का क्या काम होता है? ये हमको टेम्परेचर के बारे में नॉलेज देगा कि कितना टेम्परेचर हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसने अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किया है या नहीं किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो इवेपोरेशन हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली जो इवेपोरेशन यहाँ हो रहा है ये फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। तो दैट मीन्स ये इवेपोरेशन आपका जो नेचुरली जो इवेपोरेशन हुआ था उससे डिफरेंट है, बिकॉज ये फिक्स बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो रहा है। कितने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली ये इवेपोरेशन
जो है हमारा बॉइलिंग के थ्रू होने वाला इवेपोरेशन है, तो हम इसको बॉइलिंग भी खाएंगे। तो यहाँ पे बॉइलिंग प्रोसेस दैट मींस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्यों बोला है? बिकॉज वाटर वेपर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो टर्म्स यहाँ पर हमने यूज किए, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पर मेनली हम करवा क्या रहे हैं बच्चों, बॉइलिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, और जो कि फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस लिया है, क्यों लिया है मैंने? बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या करवाया है, वाटर का इवेपोरेशन करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात की थी कि हम डिस्टिलेशन जो है मेनली ऐसे लिक्विड्स के लिए करवाते हैं जो पूरी तरह से मिसिबल्स होते हैं, लेकिन वाटर भी एक लिक्विड है, ठीक। अब हमें लिक्विड वाटर के अंदर बहुत सारी ऐसी डिजोल्व इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो नॉर्मली बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो पा रही है, या किसी और केमिकल्स को ऐड करने के बाद नहीं प्योर हो पा रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डिस्टिलेशन कराना होगा। डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपको बोला गया है कि सॉल्टी वाटर लिया है। तो सॉल्ट का मतलब है बच्चों बहुत टाइप के सोल्ट्स, मिनरल्स हम इसको कहते हैं। सोल्ट्स बहुत टाइप के होते हैं बच्चों। एक कॉमन सोल्ट जिसको हम खाते हैं, कॉमन सोल्ट्स के अलावा भी बहुत सारे सोल्ट्स जो होते हैं जो हमारे लिए ईटेबल नहीं होते, ठीक। उन सब वो मिनरल्स की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इन सब का ऐसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बिकॉज हमें जो वाटर है उसकी हेल्प से कई सारी मेडिसिन का फॉर्मेशन करना होता है, लेबोरेटरीज के अंदर इसका यूज़ करना होता है। तो हमको वहाँ पे जो वाटर चाहिए होता है पूरी तरह से प्योर वाटर चाहिए होता है, एंड प्योर वाटर के अंदर कोई भी मिनरल्स, किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं प्रेजेंट होती है। इसीलिए ऐसे पानी को जो डिस्टिलेशन के बाद हमें ऑब्टेन होता है उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस डिस्टिलेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो बर्नर है उसकी हेल्प से इन्हें गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे हम इसको हीट देंगे ये अपना टेम्परेचर अचीव करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज वाटर है ना। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे इनका टेम्परेचर अचीव होगा, क्या होगा बच्चों, जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। अब स्टीम जो है क्या करती है, एक जगह पे नहीं रहती, गैसियस फॉर्म होती है, तो वो यहाँ से फ्लो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी, किसके अंदर, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। और यहाँ पर वो देखेंगी, यहाँ उनको थोड़ा सा स्पेस बाहर निकलने का दिखाई देगा क्या, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, इस कंडेंसर में। अब कंडेंसर दैट मीन्स नाम से ही कंडेंसर है जो कूलिंग इफेक्ट दे, तो कूलिंग इफेक्ट दे दैट मीन्स यहाँ क्या होने वाला है बच्चों, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये जो छोटा सा पाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारी वेपर प्रेजेंट है, और इसके बाहर वाला जो ये पार्ट है जो ब्लूविश कलर जो है, इसके अंदर हमने ठंडे पानी को फिल किया हुआ है इस कंडेंसर ट्यूब के अंदर। तो जैसे हम चिल्ड वाटर या बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वाटर इसके अंदर डालेंगे, वाटर वेपर ऑलरेडी इस पाइप के थ्रू यहाँ से जा रही है, पास आउट हो रही है, ठीक। तो जैसे ही ये वाटर वेपर इस चिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी, वो यहीं पर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगी, और ये ड्रॉपलेट्स जो है फिर ड्रॉप करके यहाँ पर से बाहर निकल आएंगी, और अनदर कंटेनर के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार होगा। एक बार में सारा का सारा वाटर यहाँ से इवेपोरेट नहीं होगा, बॉईल होकर के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये बार बार प्रोसेस होगा। दैट मीन्स इसको हम इवेपोरेशन बोलने का एक रीज़न ये भी है कि जब जितना हम बॉईल कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट वाली सरफेस का वाटर इवेपोरेट हुआ, देन वो बाहर निकला, फिर उसके जस्ट नीचे वाला होगा, फिर नीचे वाला होगा, और ऐसे करते करते डिस्टिलेशन फ्लास्क में से सारे का सारा वाटर और यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, और लेकिन कौन बच जाएगा फ्लास्क में, जो मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं वाटर में से डिजोल्व सॉल्ट्स को सेपरेट करने के लिए, एंड इसी के साथ साथ जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो पूरी तरह से डिजोल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, जिनको हमें सेपरेट करना बिल्कुल ही ईजी नहीं है हमारे लिए, उनको हम किससे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, इस डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्टिलेशन से डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मेशन किया, एंड डिस्टिल्ड वाटर जो होता है बच्चों वो हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं होता है, एंड इसका यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ करते हैं, मेडिसिन बनाने में एंड लेबोरेटरीज को बनाने में करते हैं, बिकॉज ये मिनरल लेस होता है और हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, मिनरल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कौन सा मेथड है वो, ये देखिए, ये हमारी अदर स्पेशल टेक्निक्स है सेंट्रीफ्यूगेशन। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों, हमने यहाँ पर अभी तक सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट कर लिया है, हमने इस सॉलिड में से लिक्विड को सेपरेट कर लिया है, दोनों ही टाइप के, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर
मिसिबल लिक्विड्स को भी सेपरेट कर लिया, और सॉलिड में से लिक्विड्स को सेपरेट करने की एक और स्पेशल टेक्निक जिसको हम बोलेंगे डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, मिसिबल लिक्विड्स के लिए भी। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अदर स्पेशल टेक्निक की जिसको हम बोलेंगे सैंटिफिकेशन। ठीक, अब सैंटिफिकेशन की हम बात करें तो सैंटिफिकेशन प्रोसेस हमारे लिए काफ़ी यूजफुल प्रोसेस होता है बच्चों। ठीक है, सैंटिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ मिक्सचर इज सेपरेटेड थ्रू स्पिनिंग। स्पिनिंग टेस्ट में घुमाना, जोर से हम इसको घुमाएंगे गोल गोल, तो जैसे ही गोल गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन, दैट मीन्स सेंटर से दूर, काफ़ी दूर एक फोर्स अप्लाई होगा, और उस फोर्स के अप्लाई होने पर होगा क्या, जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो तो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, एंड जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि वॉशिंग मशीन हमारा ये वर्क करती है, जिसमें वो जोर से घुमाती है कपड़ों को गोल गोल, और क्या होता है बच्चों, जितनी भी डर्ट है, इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो सब क्या होंगी, वो आकर के ऊपर फ्लोट करेंगी, और हमारा जो क्लोथ्स हैं वो नीचे रह जाएंगे। ठीक, और फ्लोट करके वो वहाँ से बाहर निकाल दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसी तरह से अगर इजी वे में हम बात करें, हमारा चर्निंग प्रोसेस, चर्निंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, सैंटिफिकेशन का एक और एग्जांपल है चर्निंग। चर्निंग प्रोसेस में करते क्या है हम, इसके अंदर जो हमारा मिल्क है, जो हमारा, उससे हमको सेपरेट करना होता है बटर को, तो ये हमारा प्रोसेस है कौन सा, चर्निंग प्रोसेस। तो ऐसा सैंटिफिकेशन प्रोसेस जिसमें हम मिल्क में से किसको सेपरेट करेंगे, बटर को, वो क्या कहलाता है, हमारा चर्निंग प्रोसेस कहलाता है। स्किम, स्किम दैट मीन्स जो हम जिससे हम बटर निकालते हैं, जो ऊपर मलाई होती है, बटर जो होता है उसको सेपरेट करते हैं चर्निंग प्रोसेस में। इसमें होता क्या है, देखो एक यहाँ पर आपको एक यहाँ पे स्टिक सी दिखाई दे रही है जिसको जोर जोर से रोटेट किया जा रहा है। ये जो स्टिक होती है नीचे, ये इस तरह से यहाँ पर इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लाइक ब्लेड्स ऑफ फेन, जैसे कि हमारा जो फेन होता है इसकी जो ब्लेड्स होती हैं, 3 ब्लेड्स, वैसे ही यहाँ पर इसकी 3 ब्लेड्स होती हैं, और ये वुडन से भी बना हुआ होता है बच्चों, तो मेनली वुडन का ही होता है। तो वुडन जो ब्लेड्स वाला ये इक्विपमेंट है जिसको जोर जोर से घुमाया जाता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बिलोना कहते हैं, और इस बिलोने की हेल्प से क्या करते हैं, हम बटर को जो है सेपरेट करते हैं। और ये प्रोसेस क्या है बच्चों, सैंटिफिकेशन। यहाँ पर हम मैनुअली इसको करवा रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और हमारा फेन ये मैकेनिकली जो है वर्क करते हैं, तो उनकी स्पीड इसके कंपेरिजन में काफ़ी तेज होती है। तो अब हम सैंटिफिकेशन या चर्निंग प्रोसेस के लिए मिक्सर ग्राइंडर का या जो हमारे अदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसका यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं थे, तो हम सैंटिफिकेशन या चर्निंग प्रोसेस ऐसे हमारा मैनुअली ही करवा लेते थे, लेकिन हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, हम मशीनरीज की। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत इजीली हो जाता है। अगर हम इसके और एग्जांपल्स देखें और यूजेस हम इसके देखें, तो इसका यूज़ हम जैसे क्लोथ्स वाला मैं बता चुकी हूँ आपको वॉशिंग मशीन्स में, एंड जो और अदर इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो है बच्चों ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, उसमें से हमको किसका सेपरेशन करना होता है, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का। मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं मलेरिया से, डेंगू से, तो हमें हमारी जो प्लाज्मा है उसकी कैपेसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें प्लाज्मा की बहुत नीड्स होती हैं। तो जो ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट जिस प्रोसेस से हम करते हैं वो प्रोसेस कौन सा होता है बच्चों, सैंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये सैंटिफिकेशन था जिसमें हमने क्या किया बच्चों, वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स को जो लिक्विड के साथ क्या थे, पूरी तरह से डिजोल्व थे, सस्पेंडेड थे, लेकिन वो डिजोल्व होने वाला दिखाई दे रहे थे, एक्चुअल में पूरी तरह से कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं थे। वो वहाँ पर एक होमोजेनस टाइप का मिक्सचर्स बना रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से मिक्स नहीं थे, है ना। जैसे ही हमने उनको जरा सा सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसमें से हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स की फॉर्म में वो सेपरेट हो गए। दैट मीन्स उनके पास जो फेस थी वो दोनों सॉलिड और लिक्विड की फेस थी, बट इसमें से एक के साथ हैवियर था और एक के साथ लाइटर था। तो सैंटिफिकेशन की दूसरी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ या हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि ये उन मटेरियल्स पर या उन मिक्सचर्स पे हम अप्लाई करेंगे जिसमें से एक जो होता है वो लाइटर कंपोनेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दूसरा जो होता है वो हैवियर कंपोनेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मिल्क जो है हमारा वो हैवियर होगा और जो स्कीम है जो बटर है वो कैसा होगा बच्चों, लाइटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से सैंटिफिकेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं, राइट।
इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर सेपरेटिंग फनल की। व्हाट इज अ सेपरेटिंग फनल? जैसे कि हमने डिस्टिलेशन किया था अभी, जिसमें हमने मिक्सिबल लिक्विड्स का यूज़ किया और वाटर को पूरी तरह से प्योरीफाई किया, उसी तरह से जो हमारा सेपरेटिंग फनल है वो हम अप्लाई करते हैं ऐसे लिक्विड्स के ऊपर जो आपस में पूरी तरह से कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स हम इनको बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड्स। ये होते हैं हमारे इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो इनसॉल्युबल्स रहते हैं एक दूसरे के साथ। और वो एग्जांपल्स हमने देखा था कौन कौन से होंगे बच्चों, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ठीक है, हम इसके अलावा और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मर्करी एंड वाटर। मर्करी आप जो है थर्मोमीटर के अंदर यूज़ करते थे हम पहले। ये एक मेटल होती है बच्चों, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है। तो अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो लिक्विड से हमारे, उसमें भी दो फेज, हमारी जो फेज है दोनों की लिक्विड ही है, बट इसमें भी लाइटर और हैवियर कंपोनेंट की फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो लिक्विड, लेकिन फिर भी इनमें से एक लाइटर और एक हैवियर है। देखो कैसे, ये सेपरेटिंग फनल है। इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं हम? इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, जो कौन कौन हो सकते हैं, जो आपस में मिक्स ना हो। तो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते उन्हें इमिसिबल कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ लिया है किसका? ऑयल एंड वाटर का। तो ऑयल जो है बच्चों, आपने देखा होगा अगर एक्सीडेंटली आपसे कभी गिर गया किसी बाउल के अंदर या किसी ग्लास में जिसमें वाटर था, तो आप देखेंगे कि जो ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी। क्यों फ्लोट कर रही है बच्चों? बिकॉज ऑयल की डेंसिटी काफ़ी कम है। किससे? वाटर से। तो जिनकी डेंसिटी कम होगी वो लाइटर होंगी, और जो लाइटर होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। तो जो ऑयल है यहाँ पर वो क्या करता है? इसके ऊपर वाटर की लेयर के ऊपर फ्लोट करता है। तो सेपरेटिंग फनल के अंदर हमको डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज यहाँ पे क्लियरली फॉर्म्ड होती हुई दिखाई देंगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सबसे अपर लेयर का फॉर्मेशन करेंगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे लोअर लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास केरोसिन ऑयल है और वाटर है। केरोसिन जो ऑयल है वो काफ़ी लाइटर है। सभी टाइप के जो ऑयल्स हैं वाटर के कंपैरिजन में कम डेंसिटी वाले होते हैं, लोअर डेंसिटी वाले होते हैं। तो दे कैन फ्लोट ऑन इट, है ना। तो ये इजीली इसके ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक। और ये एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे जो हमको क्लियरली विजिबल होगी। एंड नीचे हमने यहाँ पर लिया है किसको? वाटर को लिया नहीं है, अपने आप ही डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी लेयर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ हमने स्टॉप कॉक लगाया हुआ है जो क्या करेगा बच्चों? इस एपरेटस को ऑन और ऑफ करने की हमको फैसिलिटी यहाँ पर देखा। तो जैसे ही हम स्टॉप कॉक को ऑन करेंगे तो जो नीचे वाली लेयर है, हेवियर लेयर, वो क्या होगी? सबसे पहले नीचे आकर के कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक, जैसे ये लेयर यहाँ से निकल जाएगी बाहर तो केरोसिन की लेयर नीचे आना स्टार्ट होगी। केरोसिन की लेयर जैसे स्टॉप कॉक तक पहुँचेगी हम इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पर जो वाटर कलेक्ट किया है उसको यहाँ से हटा लेंगे एंड अनदर बीकर रख करके हम इस केरोसिन ऑयल को भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम ऑयल एंड वाटर या इमिसिबल टाइप्स की जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं यहाँ पर किसकी? मर्करी एंड वाटर की। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखना हमको ये है कि डेंसिटी किसकी कम होगी और डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ही इनकी लेयर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो बच्चों जो मर्करी है वो वाटर के कंपेरिजन में काफ़ी हैवी है, तो यहाँ पर अपर लेयर जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी बच्चों? वाटर की। किसके केस में? एग्जाम्पल नंबर 2 के केस में यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो होगी मर्करी की, और जो नीचे वाली लेयर होगी बच्चों वो हो जाएगी मर्करी की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इनका सेपरेशन होगा। अब जैसे हम स्टॉप कॉक को ऑन करेंगे तो मर्करी सबसे पहले बाहर आ जाएगी। इसके निकल जाने के बाद जो वाटर है वो अपर लेयर की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पर मर्करी के कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी कम होती है, तो फिर वाटर बाद में सेपरेट होगा। तो दैट मीन्स हमको क्या कंक्लूजन निकला कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होंगी, जो हैवियर होंगे, वो लोअर लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और वो सबसे पहले सेपरेट आउट कर लिए जाएंगे। एंड जिनकी डेंसिटी कम है, जो लाइटर है, वो हैवियर के निकलने के बाद कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस एपरेटस को हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ठीक, तो एपरेटस की हेल्प से हमने इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बच्चों वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम
परफेक्ट क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड्स को जो है गेन करते हैं। जैसे कि शुगर का क्रिस्टल आपने देखा होगा, या जो सॉल्ट होता है बच्चों, अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके परफेक्ट स्ट्रक्चर या क्रिस्टल्स आप वहाँ पर देख पाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों इस तरह से क्यूब फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक परफेक्ट एजेस, परफेक्ट आर्म्स, कॉर्नर्स, सब कुछ ये रखते हैं, इस तरह से ये होते हैं, ठीक है। तो एक रियल सॉलिड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे। जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम यही करेंगे, जो हमारे सॉलिड्स है, जो इवेपोरेशन के बाद जैसे कि सॉल्ट हमको मिला है या शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें से शुगर को हम इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन सेपरेट होने के बाद अभी ये पूरी तरह से प्योर नहीं है और रियल सॉलिड्स यानी अपनी रियल जो शेप है, स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर नहीं आए। तो हमको उनके रियल सॉलिड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उनके परफेक्ट क्रिस्टल्स गेन करने के लिए क्या करवाना होगा बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन कराना होगा। तो व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन? हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दैट मीन्स इवेपोरेशन से हमें सॉलिड सॉल्ट तो मिल गया, बट वहाँ पर हमें परफेक्ट तरीके से वो प्योर फॉर्म में नहीं मिला है, तो उसके लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन कराना होगा। बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम इसको बहुत ही ज़्यादा जो इसका जो सॉल्यूशंस है उसको हम हीट करके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। देन फिर से इसको वॉश आउट कर कर फिर से हीट करेंगे हम, और आफ्टर हीटिंग इसे हम कुछ टाइम के लिए, मतलब अबाउट 48 आवर्स के लिए हम इसको कूल कर देंगे, ठंडे सरफेस के साथ इनको रखेंगे। तो जो हमारा सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है उनका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल डिफर है, किससे? सॉल्ट से। तो वो उस टेम्परेचर के अंदर जो हमने इसको प्रोवाइड करा है, हमने चिल्ड वाटर के साथ, आइस क्यूब्स के साथ उनको रखा है, दैट मीन 0 डिग्री से भी नीचे, 0 डिग्री, फिर उसके बाद 0 डिग्री से भी नीचे हम उसको लेकर गए। तो वो जो टेम्परेचर है वहाँ पर उन इम्प्योरिटीज़ का नहीं है, तो वो फ्रीज़ नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो हमारा सॉल्ट है वो फ्रीज़ होकर के परफेक्ट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो बच्चों, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो कैसे रह गई, जिस कंडीशन में, जिस स्टेट में वो थी वहीं पर रह जाएंगी। लेकिन हमारा जो सॉल्ट है या हमारे जो शुगर है वो क्या हो जाएंगे बच्चे? रियल सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इम्प्योरिटीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट उनसे बिल्कुल अलग था। तो इस तरह से हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर दिया, किसमें से? सॉल्ट में से और शुगर में से, और हमें क्या मिल गए? परफेक्ट क्रिस्टल्स यहाँ पर ऑब्टेन हो गए। क्रिस्टलाइजेशन अब देखते हैं इवेपोरेशन से क्यों बेटर है। बिकॉज इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप शुगर सॉल्यूशन को अगर गर्म कर रहे हैं बार बार, तो ज़्यादा इवेपोरेशन हम बार बार करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर लिमिटिंग टेम्परेचर वो चर्निंग होना स्टार्ट करेगा। चर्निंग दैट मीन्स जो हमारी शुगर है वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें से वाटर वेपर चला जाएगा, सिर्फ कार्बन ही बचेगा। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, बिकॉज एक लिमिट तक ही हम इसको गर्म करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, देन वॉश आउट करते हैं, और फिर हम इसको क्या करेंगे? फिर से बॉईल करने के बाद हम इन्हें फ्रीजिंग पॉइंट पे लेकर जाते हैं, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेपरेट हो जाती है, और हमारी जो शुगर है वो रियल क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और हमारी जो शुगर है वो विदाउट डिकम्पोजिंग, जैसमिन उसमें से उसका जो फॉर्मूला है वो ब्रेक नहीं होता। इवेपोरेशन में वाटर वेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ कार्बन बचेगा, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए ये इवेपोरेशन से ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक। फिर बात करते हैं हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों? डिस्टिलेशन के अंदर हमने सिंपल डिस्टिलेशन फ्लास्क को यूज़ किया था, वहाँ पर हमने सेपरेशन किया था मिसिबल लिक्विड्स का, ठीक है। इसका यूज़ भी हम मिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है बच्चों? यहाँ पर डिफरेंस है किसका? हमारा फ्रैक्शनल कॉलम का, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसे मिसिबल लिक्विड्स है जिनके टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है। मीन्स हम कह सकते हैं हमारे पास एक जो लिक्विड है, लिक्विड 1, उसका टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, एंड जो अनादर जो है हमारा, उसका टेम्परेचर हम यहाँ पे मान सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम इनके पास डिफरेंस है। तो ऐसे लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे? ऐसे लिक्विड के सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का, और इसके लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर? फ्रैक्शन कॉलम का। वाई? क्योंकि जब वेपर यहाँ पे कन्वर्ट होगी
तो फर्स्ट जो लिक्विड हमारा होगा वो इवेपोरेट होगा। जैसे ही वो इवेपोरेट होगा उसका टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच चुका होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, सेकंड वाला भी इसके साथ में इवेपोरेट होकर के पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देगा। किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में, ठीक। तो अब ये जो हमारा फ्रैक्शनल कॉलम है वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर किसकी एनर्जी ज़्यादा है? 100 डिग्री सेल्सियस वाले वेपर की एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये फ्रैक्शनल कॉलम काफ़ी लंबा होता है। तो हमारा काम क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू सेकंड वाली वेपर को थका देना। दैट मीन्स उसको हमें ज़्यादा लंबा पाथ प्रोवाइड कराना। क्यों? ताकि जब तक फर्स्ट वाला बहाना निकल जाए वो उसके पीछे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शनल कॉलम इस डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें आपने क्या सीखा कि इनके बीच का जो दोनों लिक्विड्स है उनका टेम्परेचर भी कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। आपस में इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का, वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रैक्शनल कॉलम्स के थ्रू इनके डिस्टेंस को बढ़ाया, जिससे फर्स्ट वाला तो इसको कवर कर जाएगा, लेकिन सेकंड वाला जो है वो वहां से नहीं निकल पाएगा और यहीं पर रह जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट वाले की हमको वेपर, यहाँ पर वही कंडेंसर से वेपर निकलेगी, कूल डाउन होगी और अनदर फ्लास्क के अंदर हमको ये प्रोवाइड हो जाएगी। इस तरह से दोनों जो हमारे लिक्विड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पर भी हमने किसको सेपरेट किया है? मिसिबल लिक्विड्स को ही किया है। लेकिन हमारे सेपरेटिंग जो फनल थी उसके अंदर किसको किया था? हमने इमिसिबल लिक्विड्स को किया था। एंड जो सेंट्रीफ्यूगेशन था उसके अंदर हमने किसको किया था? ऐसे फाइन सॉलिड पार्टिकल्स को जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व थे लेकिन लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट थे, उनको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से जो है यहाँ पर प्योरीफाई किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस? एक्वस सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका फॉर्मेशन हम किससे करते हैं? वाटर से। अब सॉल्यूशंस के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट जो होता है वो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही हो सकता है, ठीक है। एंड सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करता है? वो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है और अपने अंदर इन सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से सॉलिड और सॉल्वेंट मिलकर के जो चीज़ बनाते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और जब वाटर में अगर हमने इसको मैडअप किया है सॉल्यूशन को, तो उसको मेनली हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड है बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो क्या करेगा? लिमिटेड अमाउंट को कंटेन करेगा। किसके? सॉल्यूट के। किसके अकॉर्डिंग? उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसकी रिक्वायरमेंट? जो सॉल्यूशंस की होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम उसकी क्वांटिटी। कैसे? देखो, हमने यहाँ पर 1 गिलास वाटर लिया, 1 गिलास वाटर के अंदर हमने 2 स्पून शुगर को ऐड किया। आफ्टर एडिंग इट हमने इसको स्टीयर किया और थोड़ा सा स्टीयर करने पर ये मिक्स हो गया, ठीक है। फिर हमने 1 स्पून और ऐड किया, दैट्स मीन 3 स्पून शुगर हमारे पास हो गई, उसको भी हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया। अब इसके बाद जब एक और एक्स्ट्रा शुगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। दैट्स मीन्स अब इसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर रहा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिमिटेड अमाउंट में सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ डिज़ोल्व कर दिया जाता है वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक। बट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। तो ऐसा सॉल्यूशन हमने क्या किया? 1 ग्लास वाटर, फिर से वही सेम क्वांटिटी का ग्लास हमने लिया जिसकी वॉल्यूम सेम है पहले वाले की, तो वैसा ही हमने ग्लास वाटर लिया है, लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ हाफ स्पून ऑफ शुगर इसके अंदर ऐड किया। तो हम इस सैचुरेटेड को टेस्ट के बेसिस पे भी पहचान सकते हैं। आप जब इसको टेस्ट करोगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल स्वीटनेस वाला आपको नहीं फील होगा, बिकॉज इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने शुगर इसमें ऐड की ही नहीं है, तो ये हमें उतना ज़्यादा स्वीटनेस देगा भी नहीं, ठीक। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने इसकी जो लिमिट थी, इसकी रिक्वायरमेंट जो थी उसको फुलफिल नहीं किया, दैट मीन्स अभी और इसकी लिमिट बची है, हम इसमें और ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में, दैट मीन्स एक परफेक्ट रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में
कम सॉलिड को डिसॉल्व करें तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम बात करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने इतना सॉल्यूट मिला दिया है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्लीट होने की रिक्वायरमेंट से बहुत 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 ज़्यादा है। मीन्स हमने क्या किया, 1 गिलास के अंदर हमने यहाँ पर हाफ बाउल शुगर को ऐड कर दिया है। अब इसको स्टीयरिंग प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट कर पाना, डिसॉल्व करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन बना था। परफेक्ट कैपेसिटी फुलफिल की थी सॉलिड और सॉल्वेंट ने। अनसैचुरेटेड में दैट मीन्स जो सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी उससे कम कैपेसिटी ली, लेकिन सुपर सैचुरेटेड के अंदर हमने इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूट को हमने इसके अंदर डिसॉल्व करवाने की कोशिश की है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, हेल्प लेनी पड़ेगी हमको हीटिंग प्रोसेस की। हम फिर इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने के बाद हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर और ऐड करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, ये सॉल्यूशन धीरे धीरे विस्कॉस या गाढ़ा होता चला जाएगा, थिकर, जिसको आप कहते हैं चाशनी। जैसे कि आपने रसगुल्ला गुलाब जामुन की चाशनी देखी ही होगी, वो बिल्कुल वाटरी नहीं होती है, जिससे आप उसको हाथ लगाते हो तो काफ़ी स्टिकी सी होती है। वाई, बिकॉज वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक। जैसे आपने इसको गर्म किया तो उस गर्म या हीटिंग प्रोसेस के थ्रू जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, जो शुगर थी, उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वो तेज़ी से एक दूसरे के साथ कोलिजन करने लगे और टकरा करके वो छोटे हो गए अपनी साइज़ में और क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए उसके अंदर, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। बट ऐसा सॉल्यूशन जैसे ही आप इसको गर्म करना बंद कर दोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो जो एक्सेस आपने शुगर इसके अंदर ऐड की थी वो अपने आप ही क्या होगी बच्चों, नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाएगी और आपका सॉल्यूशन काफ़ी विस्कोस या गाढ़ा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं चाशनी। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे टेक्निक्स थी, ये हमारे सॉल्यूशन थे, कौन कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आज पूरी तरह से फिनिश होता है बच्चों, जिसके अंदर आपने सभी तरीके की सेपरेशन टेक्निक्स को यहाँ पे पढ़ा, जो रिलेटेड थी किससे, हमारे सॉलिड से सॉलिड को सेपरेशन से, सॉलिड में से लिक्विड के सेपरेशन से एंड लिक्विड में से लिक्विड के सेपरेशन के, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसका रिविजन करें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।